नमस्कार दोस्तों मैं संगीत यादव आप सभी लोगों का आधारशिला एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इतिहास की इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए हमने देखा प्रागैतिहासिक काल हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल जो कि पाषाण पत्थरों का काल था उसे हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इतिहास के इस क्रम में हमने ठीक है प्रागैतिहासिक काल को कंप्लीट कर लिया है। आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल पाषाणों के बाद जो अगला काल रहता है वो है। ठीक है, पाषाण काल जब खत्म होता है उसके बाद का जो काल है आदि ऐतिहासिक काल। ये जो काल है इस समय हमें लिखित चीजें प्राप्त होंगी, साक्षिक चीजें भी प्राप्त होंगी। ठीक है, साक्ष्य और लिखित चीजें दोनों प्राप्त होंगी। ठीक है, लेकिन लिखित चीजों को अभी भी हम पढ़ नहीं सकेंगे क्योंकि अभी भी एक सिंबल से ही समझेंगे। इस काल में भी सिंबल जो लिखी हुई चीजें प्राप्त हुई हैं, लिपियां, वो सिंबल जैसी दिखती हैं, तो उसे पढ़ने में इस काल में भी हमें कठिनाई हुई। ठीक, तो इस काल में जो कि आज से हम स्टार्ट करेंगे क्या, आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक आदि ऐतिहासिक काल, फोटो हिस्टोरिक एज, हिस्टोरिक एज। और इसके अंतर्गत हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जो कि 2500 बीसी से लेके लगभग 1500 बीसी तक चलती है। ठीक है, और इसी में आद्य ऐतिहासिक में एक और काल है वैदिक काल। वैदिक काल, ठीक है, वैदिक सभ्यता जो कि 1500 बीसी से लेके 500 बीसी तक चलती। ठीक, तो आद्य ऐतिहासिक के इस काल में आज जो हम देखेंगे वो सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो सभ्यता वाला शब्द है वो संस्कृतियों से संबंधित है। सभ्यता मतलब किसी स्थान पे पनपी वहां की संस्कृति। ठीक है, एक ऐसा स्थान जहां लोग एक प्रॉपर एक जगह डिसाइड करके रह रहे हों, अपने अनुसार उस जगह को डेवलप करते हों, डेवलप किए हों, सभ्य रूप से आगे बढ़े हों, वो सभ्यता या संस्कृति कहलाती है। तो वैसे ही आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आज, जो हमारा काल रहेगा आज, जो आज हमारा क्लास रहेगा वो मेन फोकस रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता पे। सिंधु घाटी सभ्यता, सभ्यता से हम समझते हैं कि जैसे आज हम रह रहे हैं, जैसे आज का हमारा जीवन, खाना पीना, उठना बैठना, हमारा घर, हमारे काम, सारी चीजें एक हमारी सभ्यता पे डिपेंड है। ठीक है, हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर पे डिपेंड है। तो ये जो हमारा कल्चर है ये आज से नहीं, बहुत पहले से चला आ रहा है। ठीक है, बहुत पहले से हम इस तरीके से चले आ रहे हैं और विकास करते करते हम बहुत विकास किए हैं। ठीक है, सभ्यताएं सिखाती हैं। ठीक है, सभ्यताओं में परिवर्तन होता है। तो आज जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो इंडस वैली सिविलाइजेशन पे रहेगा। ठीक है, और जो ये काल है वो सभ्यताओं का ये क्रम स्टार्ट होता है कब से, 2500 बीसी बिफोर कॉमन एरा से लेके, ठीक है, 1500 बीसी तक। ठीक, इस क्रम में हम देखेंगे आज इसका उद्भव कैसे हुआ। ठीक है, इसका नाम कैसे पड़ा और इसके अन्य नाम क्या क्या थे, और जो इसकी थ्योरीज है, थ्योरीज वगैरह सिद्धांत, जो कि इतिहासकार इस सभ्यता को कब से प्रारंभ मानते हैं। ठीक,
ये हम देखेंगे। और इसके अंतर्गत ये सभ्यता कब से स्टार्ट हुई और इसके समकालीन और कौन कौन सी सभ्यता थी जो कि ये सिद्ध करती है कि क्या ये पुरानी सभ्यता है या इसके पहले भी और सभ्यताएं थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका नाम। सिंधु घाटी सभ्यता का जो नाम है वो अन्य नाम क्या क्या है। जैसे इसे ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं। ठीक, ब्रॉन्ज एज, कांस्य युग, क्योंकि उस समय वो जो युग था 20 मतलब 2500 बीसी से लेके 1500 बीसी तक, बीसी का जो समय था वो मेनली कांस्य युग, ब्रॉन्ज एज पे डिपेंड था, क्योंकि उस समय ब्रॉन्ज, तांबे, कांस्य का उपयोग चलता था उस समय। ठीक, और ये भी कहा जाता है कि उस समय जो विश्व में उसके पहले जो सभ्यता थी, कहने पे कहा जाता है कि शायद उस समय जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, वहां जो एक साम्राज्य था सुमेरियन साम्राज्य, वहां से लोग प्रस्थापन करके यहाँ आए सिंधु घाटी वाले रेंज में, तो उससे इनका इस काल का भी नाम पड़ा सुमेरियन सभ्यता, उससे नाम पड़ता है सुमेरियन सभ्यता भी कहते हैं। ठीक, और एक सभ्यता है, इसे मेहुला सभ्यता भी कहते हैं, मेहुला सभ्यता। ठीक, मेहुला सभ्यता भी कहते हैं। ठीक, जैसे कि हम जानते हैं कि इसका नाम है इस सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता। नाम का पहला जो वर्ड है सिंधु, इससे हम समझ सकते हैं कि सिंधु नाम से स्पष्ट होता है कि ये जो सभ्यता है सिंधु नदी घाटी के आसपास फली फूली होगी और विकसित हुई होगी। ठीक है, सिंधु घाटी कौन किधर का रेंज है, भारत का जो उत्तर पश्चिमी इलाका है, उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है वहां, फिर वहां से उत्पन्न होते हुए ये जो उत्तर का अन्य इलाके है वहां ये बढ़ी आगे। ठीक है, उत्तर पश्चिमी इलाका, और सभ्यता मैंने आप लोगों को बताया क्या होता है। ठीक, तो चलिए हम जानते हैं कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसकी खोज और इसका विकास, इस पे प्रकाश कैसे पड़ा, कैसे समझे, कैसे किसी ने बताया कि हाँ एक ऐसी सभ्यता है जो ये बताती है कि जो ये प्रमाण देती है कि ये सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है, इस पे प्रकाश सबसे पहले किसने डाला, तो ये हम देखते हैं। ठीक है, देखिए एक व्यक्ति थे, ठीक है, जिनका नाम था चार्ल्स मेसन। क्या नाम था, चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन इंग्लैंड के एक व्यक्ति थे, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जो कि भारत में थी उस समय, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने जो उस समय का उसका टेन्योर था, वो टेन्योर भारत पे राज करने वाला टेन्योर था उसका, 1600 लेके जो 1858 तक का समय था, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का कंपनी था, मतलब काल था। ठीक, तो इसी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में एक व्यक्ति काम करते थे, चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन, ठीक, तो चार्ल्स मेसन जब कलकत्ता में उनकी पोस्टिंग थी, तो उन्हें तोपों के निर्माण में उन्हें रखा गया, लेकिन एक दिन वो वहां से काम करते करते थक गए होंगे या उब गए होंगे, तो उन्हें वो वहां से भाग गए, और भागते भागते भ्रमण पे निकले, वो उत्तर पश्चिम भारत का जो इलाका है, जो सिंध वाला इलाका है, वहां पहुंचे। ठीक है,
तो उन्होंने देखा, चार्ल्स मेसन ने ही सबसे पहले देखा, और वो पहुंचे कहाँ, हड़प्पा वाले स्थान पे, हड़प्पा वाले स्थान पे पहुंचे, और उन्होंने देखा कि एक ऐसी सभ्यता, एक ऐसा स्थान जहां उस समय से पहले की भी ईंटें और ऐसे जो प्रमाण मिले सिक्कों से संबंधित, ऐसे सिक्के जो उस पर लिखी हुई चीजें ना समझ पाए, समझने जैसी थी या डिफाइन करने जैसी थी, और बहुत ही पुरानी लगती थी। ठीक, तो उन्हें एहसास हुआ कि ये शायद जो साक्ष्य हैं वो बहुत पुराने हैं। लेकिन उनके इस बातों को जब लोगों को इन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी जगह पे मैं गया और बहुत पुराने चीजों से इनकी मुलाकात हुई, तो जब इन्होंने बताया लोगों को, तो लोग पहले विश्वास नहीं किए। लेकिन जब ये फिर वहां से, उसके बाद वो इंग्लैंड गए। ठीक, तो इंग्लैंड में उन्होंने 1842 में, ठीक है, 1842 में उन्होंने एक अपनी बुक लिखी, बुक पब्लिश की। ठीक, उस बुक का नाम क्या था, उस बुक का नाम था नरेटिव वेरियस जर्नी इन बलूचिस्तान पाकिस्तान एंड पंजाब। जब ये बुक उन्होंने पब्लिश की, तो इस बुक में उन्होंने ये बताया कि जो ये बलूचिस्तान, पाकिस्तान और पंजाब, जो कि ये पंजाब पाकिस्तान के पंजाब वाला पंजाब है। तो इस बुक में उन्होंने जब कहा, इस बुक में जब उन्होंने बताया कि एक ऐसी जगह जो कि ये प्रदर्शित या संदर्भित करती है कि वो उस समय के वर्तमान सभ्यताओं से और भी ज्यादा पुरानी सभ्यता है। ठीक है, तो इनकी बुक को, जो ये बुक थी, उस बुक को उस समय के एक इतिहास पुरातत्वविद थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंगम। तो उनकी बुक को जब अलेक्जेंडर कनिंगम ने पढ़ा, तो 1856 में उन्होंने स्वयं रूप से हड़प्पा जाने को सोचा। और जब वो हड़प्पा गए अलेक्जेंडर कनिंगम, तो वहां स्वयं उन्होंने देखा, स्वयं उन्हें एक सिक्के जैसी मुद्रा प्राप्त हुई जिसपे एक बैल और 6 आकृतियां बनी हुई थी। लेकिन उसे इन्होंने डिफाइन नहीं कर पाए कि ये वो चीज है क्या, क्योंकि उस समय भी मुद्रा थी, लेकिन ये कैसी मुद्रा और कैसी चीज है जो स्पष्ट नहीं होती। और भी बहुत सारी चीजें इन्हें मिली। ठीक है, कब, 1856 में। और जब ये चीज मिली तो उन्हें एहसास हुआ कि हाँ, एक ऐसी जगह है जहां सच में देखने की या खुदाई या जांच करने की जरूरत है। शायद ऐसी पुरानी चीजें मिले जो कि हमें ये सिद्ध करवाएं कि यहाँ मिलने वाले साक्ष्य विश्व के सबसे पुराने सभ्यता होने के प्रमाण दे सकते हैं। तो उसके बाद 1856 के बाद जब उन्होंने ये सोचा कि यहाँ मतलब अत्यंत रूप से सर्च या रिसर्च करना चाहिए, तो उसके बाद इंडिया में ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नामक संस्था की 1860-61 के समय स्थापना हुई। कहाँ, कलकत्ता में स्थापना हुई। ठीक, और उसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे अलेक्जेंडर कनिंघम ही पहले अध्यक्ष बनाए गए। ठीक, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देखिए, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो संस्था है ना, ये संस्था भारत में पुरातात्विक स्थानों
पुरातात्विक स्थानों, पौराणिक स्थलों, संस्कृतियों के ऊपर रिसर्च करने, के लिए बनाई गई थी। ठीक है, तो इस संस्था के अंतर्गत, और यह संस्था उस समय स्थापित कहाँ की गई थी? कलकत्ता में, जो कि इस समय का कोलकाता है, कलकत्ता में स्थापित की गई थी। और पहले जो इसके अध्यक्ष थे कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। पहले अध्यक्ष थे। ठीक, लेकिन वर्तमान में ये जो संस्था है, हाँ ये तो स्थापना हुई, लेकिन इसका पुनर्गठन किया गया 1901 में। इसका पुनर्गठन किया गया 1901 में लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा। और वर्तमान में ये संस्था, वर्तमान इसका मुख्यालय दिल्ली में है। ठीक है, वर्तमान में इसका मुख्यालय दिल्ली में है। ठीक, जब इसका पुनर्गठन किया गया तो समय आया 1921। ठीक है, पुनर्गठन जब इसका किया गया, इसका पुनर्गठन देखिए जब किया गया तो समय आया पुनर्गठन 1921 लॉर्ड कर्जन द्वारा। ठीक है, लॉर्ड कर्जन द्वारा। ठीक है, स्थापना, पुनर्स्थापना के बाद समय आया 1921। 1921 में इस ये जो संस्था है, जो पुरातात्विक स्थानों और खगोलीय चीजों की के ऊपर रिसर्च करने के लिए, और जो सांस्कृतिक जो चीजें हैं उस पर रिसर्च करने के लिए जो संस्था बनाई गई, तो इसकी स्थापना के बाद पुनर्गठन जब 1901 में किया गया, उसके बाद 1921 आया, तो इस समय जो इसके अध्यक्ष थे वो थे जॉन मार्शल। जॉन मार्शल, जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल के तत्वाधान में दयाराम साहनी जो थे, उनके तत्वाधान में दयाराम साहनी द्वारा 1921 में पुनः 1921 में पुनः हड़प्पा में वैज्ञानिक रूप से खुदाई करवाने का इन्हें अवसर प्राप्त हुआ, और इन्होंने खुदाई करवाई। कौन? दयाराम साहनी, 1921 में। ठीक है, वैज्ञानिक रूप से खुदाई करवाई। देखिए, सबसे पहले प्रकाश किसने डाला? चार्ल्स मेसन ने। जो हड़प्पा जो सिंधु घाटी की सभ्यता वाला जो स्थान है, उस पे सबसे पहले प्रकाश किसने डाला? चार्ल्स मेसन। ठीक है, 1826। देखिए, जो अंग्रेज थे वो भारत पे 200, 250, 300 साल, जो 250 साल शासन किए, उनके हमारे ऊपर शासन करने का जो उद्देश्य था, और जो हमारे दिमाग में उन्होंने उस समय डाला था कि वो ही श्रेष्ठ है, उनकी ही सभ्यताएं श्रेष्ठ हैं, जो पश्चिम की जो कल्चर है वही श्रेष्ठ है, हमारे पास ऐसा कुछ, और उनके पास वो कहने का गुरूर था कि हमारी जो सभ्यताएं हैं वो सबसे पुरानी और श्रेष्ठ हैं। और हमारे पास जो भारतीय लोग थे उनके पास कहने को ऐसा कुछ नहीं था कि हमारी भी कुछ ऐसी सभ्यता है, हमारी भी कुछ ऐसी पुरानी सभ्यताएं हैं जो तुमसे भी पुरानी है। हम तो उस समय मान के ही चलते थे जो हमारी पुरानी, सबसे पुरानी सभ्यता है वो वैदिक सभ्यता है। लेकिन जब चार्ल्स मेसन ने 1826 पे जब प्रकाश डाला हड़प्पा के स्थान पे, ठीक है, हड़प्पा वाले स्थान पे जब उन्होंने सबसे पहले प्रकाश डाला, किसने? चार्ल्स मेसन ने। और उसके बाद इंग्लैंड जाकर जब 1842 में उन्होंने नैरेटिव वेरियस जर्नी इन बलूचिस्तान, पाकिस्तान एंड पंजाब, क्या नाम था उनके बुक का? चार्ल्स मेसन के
चार्ल्स मिशन के प्रथम बार जब उन्होंने प्रकाश डाला, प्रथम प्रकाश जब हड़प्पा वाले सभ्यता की इस खोज पे जब सबसे पहला प्रकाश जब डाला तो 1826 में उन्होंने प्रकाश डाला, और 1842 में जब उनकी बुक आई नैरेटिव वेरियस जर्नी इन बलूचिस्तान, पाकिस्तान एंड पंजाब, जब ये बुक उन्होंने लिखी तो इस पे बहुत सारे ऐसे बातें उन्होंने कही जो कि हड़प्पा की खुदाई या उसके जानने के लिए जो उस समय के पुरातात्विक थे उन्हें उत्साहित या उत्सुक बनाया। तो इसके बाद जब अलेक्जेंडर कनिंघम कनिंघम ने ये बुक पढ़ी तो स्वयं हड़प्पा एक्सकवेशन करने के लिए पहुंच गया, स्वयं हड़प्पा पहुंचा, उन्हें एक मुद्रा प्राप्त हुई जिसपे कुछ चित्र बने हुए थे, लेकिन उसे इन्होंने समझ नहीं पाया। तो उसके बाद 1861 में, और एक गए कब हड़प्पा 1856, ठीक है, और इन्होंने खोज कब की 1826 में, 1842 में बुक लिखी चार्ल्स मिशन ने, और उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम 1856 में हड़प्पा गए, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से ये चीज उन्होंने देखी, प्रकाश डाला चार्ल्स मैसन, और प्रत्यक्ष रूप से सबसे पहले देखा अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1856 में। फिर एएसआई की स्थापना हुई 1860-61 में, 1860-61 में। उसके बाद 1921 में इस एएसआई के अध्यक्ष बने जॉन मार्शल। इन जॉन मार्शल साहब के ही तत्वावधान, मतलब इनके नेतृत्व में ही वहां के एक पुरातात्विक थे दयाराम साहनी, तो ये जाके हड़प्पा में सबसे पहले खुदाई करवाएं और उसकी खोज की, ठीक है, दयाराम साहनी, ठीक है। कौन की? दयाराम साहनी जी ने, ठीक। तो उसके बाद हड़प्पा में ऐसी सारी चीजें प्राप्त हुई, मुद्राएं प्राप्त हुई, अन्नागार प्राप्त हुए, मतलब बाट पुराने उस समय, और उस समय मतलब सबसे पुराने सभ्यता होने के प्रमाण प्राप्त हुए जब हड़प्पा की खोज हुई 1921 में, जब हड़प्पा में साक्ष्य मिले, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बताया ना कि जब मतलब अंग्रेज प्राउड करते थे कि सबसे पुरानी सभ्यता या सबसे पुराने कल्चर हमारे हैं, लेकिन जब 1921 में ये चीजें प्रूफ हुई कि नहीं, तुम्हारी सबसे मतलब हमारे पास भी गर्व करने के लिए कुछ है जो कि तुमसे भी पुरानी सभ्यता होने के प्रमाण देते हैं, वो है सिंधु घाटी सभ्यता। मतलब हड़प्पा एक ऐसा स्थान प्राप्त हुआ जब पूरे भारतीय लोगों को प्राउड फील करने का मौका मिला 1921 में, ठीक है। और लेकिन ये तो साक्ष्य मिले, उसके बाद बहुत सारे जो वैज्ञानिक थे और इतिहासकार थे, उन्होंने इसकी खोज के ऊपर बहुत सारे अपने मत दिए। जब इसकी खोज हुई तो अनेक वैज्ञानिकों और इतिहासकारों ने अपने मत देना चालू किए कि नहीं, ये सभ्यता कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई। तो बहुत सारे जो इतिहासकार थे उन्होंने अपना सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर जो इसकी उत्पत्ति थी उसे लेके उत्पत्ति संबंधित विद्वानों के विभिन्न मत आए कि ये सभ्यता स्टार्ट कैसे हुई, क्या ये विदेशों से उत्पन्न हुई
मतलब विदेशी उत्पत्ति मतलब विदेशों से आई या पहले से यहाँ देशी सभ्यता जो पहले से थी उसका आगे बढ़ने या विकास करने वाला जो स्वरूप था वही है। ठीक है, तो विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत जो जिन्होंने दिया, ठीक है, वो मार्शल थे, व्हीलर थे, व्हीलर के अनुसार गार्डन चाइल्ड ने दिया और क्रेमर ने कहा। इन विदेशियों ने यह कहा कि जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है इन विदेशियों के अनुसार मतलब इनके अनुसार जो इतिहासकार थे मार्शल, व्हीलर, गार्डन, क्रेमर, इनके अनुसार जो ये सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता वो कहीं ना कहीं विदेशी जो विदेशों की जो सभ्यताएं थी उनसे प्रेरित है या वही है। जैसे कि इन्होंने कहा कि उस समय की जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की जो उस समय की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी वहां के लोग ही मतलब विचलन करके या विचरण करके जो उत्तर भारत के उत्तर पश्चिम वाला इलाका है वहां आके अपनी संस्कृतियों और अपने जो पूरा सभ्यताओं का विकास किया। ठीक है, और ये भी कहा कि जो मेसोपोटामिया की जो सुमेरियन साम्राज्य थे, सुमेरियन लोग थे, सुमेरियन साम्राज्य के जो लोग थे वो अपने साम्राज्य के विस्तार में इस उत्तर पश्चिम जो भारत का उत्तर पश्चिम वाला इलाका है वहां आके रहने लगे, जिससे इसका नाम सुमेरियन सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। ठीक है, लेकिन इस सिद्धांत के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का विकास भारत में स्वतंत्र रूप से नहीं हुआ, बल्कि इसका उद्भव पश्चिमी एशिया में मतलब इन्होंने कहा, जो ये इतिहासकार थे विदेशी संबंधित जो अपना सिद्धांत दिया उनके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का विकास भारत में स्वतंत्र रूप से नहीं हुआ, बल्कि इसका उद्भव पश्चिमी एशिया मतलब जो गल्फ वाला एरिया है, मेसोपोटामिया, ईरान से आए लोगों या सांस्कृतिक प्रभाव से हुआ है। ठीक है, लेकिन देखने को यह मिलता है कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता से भिन्न थी। कैसे भिन्न थी कि वहां पे जो घर होते थे मतलब वहां पे बीच में जैसे मंदिर बना होता था तो मंदिर के आइट साइड लोगों का घर होता था। ठीक है, लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता वाले जो घर थे, ठीक है, वो ग्रिड पद्धति पर थे। ठीक है, ग्रिड पद्धति पर सुनियोजित थे। ठीक, ये चीजें मेसोपोटामिया से भिन्न बनाती हैं। ठीक, और जो मेसोपोटामिया और जैसे और कौन सी चीजें हैं जो मेसोपोटामिया से भिन्न बनाती हैं मतलब उससे अलग बनाती है सिंधु घाटी सभ्यता को, ये थी कि सिंधु घाटी जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वो ग्रामीण थी, लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो शहरी सभ्यता थी। शहरीकरण का प्रमाण देती है, शहरीकरण, पकी हुई ईंटें, क्योंकि यहां से पकी हुई ईंटें प्राप्त हुई, पकी हुई ईंटें, पकी हुई ईंटें, ठीक है, नालियां, सुनियोजित नालियां, बेहतरीन ग्रिड पद्धति, ठीक है, नालियां सुनियोजित रूप से और कृषि के लिए सुनियोजित रूप से जल प्रणाली, ये सारी चीजें प्राप्त हुई, जिससे ये सिद्ध हुआ कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो मेसोपोटामिया से बहुत ज्यादा भिन्न है। ठीक है,
जैसे सिद्धांतों में कुछ सिद्धांत विदेशी मतलब विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत थे, तो कुछ देशी उत्पत्ति के भी सिद्धांत थे। जैसे फेयर सर्विस के अनुसार, अमलानंद घोष के अनुसार, डीपी अग्रवाल के अनुसार और एस मतलब एस आर राव के अनुसार। ठीक, इनके अनुसार जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो नियोलिथिक मतलब नवपाषाण युग से ही जो सभ्यता स्टार्ट हुई थी। जैसे उस समय कृषि स्टार्ट हुई थी और कलाकृतियां प्रारंभ हुई थी, लोग विकसित हो गए थे। उस समय से ही जो लोगों ने विकास किया, उसका जो लास्ट जो चरण था प्रतिकूल रूप से, वो सिंधु घाटी सभ्यता थी। मतलब लोग विकास करते करते जब विकास के अंतिम चरण में जब सारी चीजें सुनियोजित रूप से सीख लिए थे, तो उसका प्रमाण था सिंधु घाटी सभ्यता। तो देशी उत्पत्ति के सिद्धांत के जो इतिहासकार थे वो कहते हैं कि परंतु मेहरगढ़ से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य, मेहरगढ़ से जो कि प्राप्त हुए थे कृषि के साक्ष्य, कृषि और C24 कार्बन 20 मतलब कार्बन 14 डेटिंग, कार्बन 14 डेटिंग जो होता है वो पुरातात्विक जो चीजें होती हैं उसके कालक्रम, उसके कालक्रम कब के मतलब उसके समय को डिसाइड करने के लिए कार्बन 47 डेटिंग होता है, मतलब कार्बन 14 डेटिंग किया जाता है। ठीक है, से यह सिद्ध करती है कि यह सभ्यता मुख्यतः स्वदेशी विकास का परिणाम थी जिसमें बाहरी संपर्क अवश्य थे। ठीक है, तो हमने आज सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव मतलब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक, इस पे प्रकाश सबसे पहले किन्होंने डाला और इसकी जो सारी चीजें थी प्रकाश से लेके इसके प्रत्यक्ष रूप से पहले खोज किसने की और वैज्ञानिक रूप से पहले खुदाई वहां जाके हड़प्पा वाले जगह पे जाके किसने की, ये हमने देखा। और इसके उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत थे वो हमने देखा। ठीक है, तो आज हम इतना ही देखते हैं। आज हमने सिद्धांत देखा और जो उसके उद्भव थे वो देखा। ठीक, कल इसके आगे का देखेंगे हम। ठीक है, इसके जो टाइमलाइन जो इसके कालक्रम है उसको हम देखेंगे कल। मतलब इसके समय को लेके क्या मत है विद्वानों में, ये समय कब का था, जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है वो कब का था, मुख्य रूप से कब का समय इसे माना जाएगा, ये देखेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि सबसे पहले जो सबसे इस सिंधु घाटी सभ्यता में, इस सिविलाइजेशन में जो सबसे पहला शहर था वो था हड़प्पा। तो आगे हम ये देखेंगे कि और कौन कौन से स्थान प्राप्त हुए और इन स्थानों से मुख्यतः कौन कौन सी चीजें प्राप्त हुई जो कि इसे सबसे पुरानी सभ्यता होने का प्रमाण देती हैं और वर्तमान के लोगों को चौंकाने पे मजबूर करती है। ठीक है, कल हम देखेंगे। आज हम इतना ही रहने देते हैं। ठीक, चलिए ठीक।